नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री रमा एकेडमी में। दोस्तों, बहुत लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है आपसे। यह जो क्लास है आपकी आज से जो स्टार्ट हो रही है वह मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश जीके में एक्चुअली कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता होगा। उसमें हिस्ट्री एंड कल्चर से रिलेटेड एक यूनिट है, ज्योग्राफी से रिलेटेड एक यूनिट है, फिर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से रिलेटेड एक यूनिट है। तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वह जो क्लास है प्री प्लस मेंस के दृष्टिकोण से होंगी, और उसके साथ साथ यह जो क्लास है ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं हम, है ना। क्योंकि जो हिस्ट्री है, जो इकोनॉमिक्स है या कि पॉलिटी है, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से जरूर रिलेट करती हैं वो सारी चीजें। आपको भौतिक जानकारी जब हो जाती है तो आपको हिस्ट्री भी थोड़ा सा समझने में आसान हो जाती है, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल आसानी हो जाती है, क्योंकि ज्योग्राफी से जुड़े ही जो फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इफेक्ट करते हैं। और जो पॉलिटी है वो तो होगी। तो चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। थोड़ा सा आज ये पहली क्लास है तो मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं आपको। पहली क्लास किसकी? ज्योग्राफी की है ना। यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं हम वैसे प्रीलिम्स के टाइम पर अभी प्री प्लस मेंस की श्रृंखला है। इसको आप बने रहिए, जुड़े रहिए, साथ देते रहिए मेरा, तो बहुत बढ़िया से कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको। अभी का सिलेबस आपको समझा देता हूं मैं कि ज्योग्राफी का जो सिलेबस है एमपी के ज्योग्राफी का, राइट, मध्य प्रदेश के भूगोल का, वह कैसे हमको कंप्लीट करना है। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ये सिलेबस आपके जो एग्जामिनर है या कि आपके जो आयोग है उसने कैसा बना रखा है। तो ये थर्ड यूनिट है आपके प्रीलिम्स में, है ना। प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें आप देखेंगे तो तीसरी इकाई है, उसमें मध्य प्रदेश का भूगोल लिखा हुआ है। कई सारे टॉपिक्स हैं उसमें। सबसे पहला जैसे कि वन से रिलेटेड टॉपिक दिया हुआ है, फॉरेस्ट, वन या वनोपज या वनस्पति, आप कुछ भी कह दीजिए, या कि फिर नदियां, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं, ऐसा कुछ पहले पॉइंट में दे रखा है। देन आपका मध्य प्रदेश की जलवायु है, प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन है, परिवहन है, सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं हैं, कृषि, पशुपालन, कृषि आधारित उद्योग हैं। तो ऐसे कुछ बिंदु हैं। हमें थोड़ा सा पढ़ना अपनी व्यवस्था से है ना, क्योंकि हम प्री प्लस मेंस की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्रम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हम एज इट इज इससे शुरुआत नहीं कर सकते कि पहले वन पढ़ लें फिर जलवायु पढ़ लें। और हर विषय को पढ़ने का एक क्रमबद्धता होती है, एक सीक्वेंस होता है, उसके हिसाब से हमको चलना होगा ताकि आगे के जो टॉपिक्स होते हैं वो समझ में आते रहें। तो इस व्यवस्था से नहीं चलना, बस आप इसके पॉइंट्स देख लीजिए, जो मैं व्यवस्था बताऊंगा फिर उससे मैच कर लीजिएगा आप कि हम जो पढ़ने वाले वो सारा कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर कुछ वन, जलवायु, खनिज संसाधन, परिवहन, सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, कृषि, पशुपालन, कृषि आधारित उद्योग यहां पर लिखा हुआ है। थोड़ा सा मेंस का सिलेबस देख लेते हैं अपन। मेंस में सबसे पहला जो पॉइंट है वो प्रमुख भू आकारिकी है, यानी जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में ये बात कह रहा है। उसमें क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो भू आकृतियां आपको पृथ्वी पर दिखाई देती हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, डेल्टा है, एस्चुरी है, ये सब चीजें क्या होती हैं? भू आकारिकी यानी कि भू आकृतियां होती हैं। तो हमारे एमपी में पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, नदी घाटियां भी हैं, तो जो भी आकृतियां हैं उनको हम देखेंगे। इसमें विशेष तौर पर नर्मदा घाटी और मालवा के पठार की बात कह रहा है। देन उसके बाद मध्य प्रदेश में वनस्पति एवं जलवायु, मतलब जो आपका पहला और दूसरा पॉइंट था आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में, वो इसके दूसरे पॉइंट में लिखा है। प्राकृतिक वनस्पति यानी कि वन से ही मतलब है इसका, और दूसरा पॉइंट उसमें जलवायु था, राइट। तो ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। देन अपन देखें मृदा, एक खास चीज है ये। मृदा जो आपको ज्योग्राफी में पढ़ना चाहिए वास्तव में, है ना। भारत का क्या कहें, विश्व के भूगोल में आप पढ़ लें या भारत के भूगोल में, जो मृदा या सॉइल को आपको पढ़ना चाहिए वो एमपी में दे रखा है। पर कोई परेशानी नहीं है हमको, हम इसको छोड़ देने वाले हैं। प्रॉपर जो यूनिट्स दे रखी है आपके आयोग ने वैसे ही हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो परेशानी नहीं है। तो हम इसको भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मिट्टी है, हम इसको अपना जब क्रमबद्धता देखेंगे अपने हिसाब से, तो उसमें मैं मिट्टी या मृदा लिख दूंगा नॉर्मल सी, और उसको फिर ये पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे, राइट, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से। फिर लिखा है यहाँ पर खनिज आप पीछे भी देख चुके हैं, प्रीलिम्स में भी था। ऊर्जा नहीं था तो ऊर्जा हम देखेंगे यहाँ पर मेंस के हिसाब से। प्रमुख उद्योग, तो उद्योग भी देखेंगे और जनजातियां भी देखेंगे। तो ये कुछ भी लिखा है, कैसा भी लिखा है, आपको इससे परेशान नहीं होना है। हमको प्री प्लस मेंस पढ़ना है, और जितना इसमें लिखा है ऐसा नहीं कि इतने से ही आना है ना। अभी तो आ रहा है, अभी 2 वर्षों का जो मेंस हो चुका है आपका 2020 और 2021 का, उसके हिसाब से तो अच्छा पेपर बनाया जा रहा है। जो यूनिट्स लिखी हुई हैं वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन मैं आयोग का विश्वास नहीं मानता। कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे, कुछ सब्जेक्ट्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं जो सिलेबस में लिखा नहीं हुआ है, लेकिन वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो पुराना पैटर्न था उधर से आ गया है क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमको कि जो मध्य प्रदेश के भूगोल में पढ़ना है वो पूरा का पूरा पढ़ना है एक्चुअली आपको, है ना। कुछ टॉपिक्स इसमें नहीं दिए हैं तो ऐसा नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो देखना ही देखना है, ऐसा आप मानकर चलिए। एक नजर में हमारे रहे वो, कि कुछ ऐसा आ जाए तो हमारा छूटे नहीं मेंस में, ठीक।
तो ये कुछ सिलेबस है। अब हम देख लेते हैं अपनी क्रमबद्धता को, और आप मिलाते जाना, आप भी एक सिलेबस डाउनलोड कर लेना और उसका हार्ड कॉपी में प्रिंट निकलवा लेना। सबसे पहला काम है, आप जिसकी भी तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपके पास उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए, राइट। दूसरी चीज आपके पास जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक के। एक तो पाठ्यक्रम आप जान लें कि कितना पूछा जाना है, क्या टॉपिक्स हैं, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कितना डीप में पूछा जाना है ना। तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो तब आपको पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने अंदर तक हमको पढ़ना है। टॉपिक तो दे दिया मिट्टी, लेकिन मिट्टी कितनी गहराई में पढ़ना है ना, वो आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, पुराने जो प्रश्न पत्र हैं, उनको आप जरूर लगाएं और समझें, देखें कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। और चौथी चीजें, पुस्तकें होनी चाहिए, अच्छी नोट्स होनी चाहिए और अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं अपना क्रम कि हमको भाई किस तरह से कंप्लीट करना है। ये रहा अपना क्रम। सबसे पहले देखो हम मध्य प्रदेश के भूगोल में क्या देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, है ना भाई। परिचय जानना जरूरी है। किसी भी चीज को आपको प्रारंभ करना है तो अचानक से कोई खतरनाक चीज मत उठाओ। क्या करो भाई, उसको एक बेसिक रूप से ओवरऑल देख लो एक बार कि क्या है उसकी स्थिति, है ना। ऊपर ऊपर से सिर्फ देख लो तो क्या होता है, आपका थोड़ा सा जो आगे की चीजें हैं वो स्पष्ट होती है, थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है और आप थोड़ा सा हैबिचुअल होने लगते हो, उसके लिए मतलब व्यवहारिक लगने लगता है वो सब्जेक्ट आपको, है ना। तो एक परिचय आपको देखना चाहिए। जैसे आप भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें भारत का एक परिचय देखते हैं कि भाई पूरे विश्व के मानचित्र में या ग्लोब में भारत की क्या स्थिति है, हमारी कुछ पुराने नाम क्या थे, कैसे थे, बहुत सारी बातें होती है एक परिचय के रूप में। भारत की स्थिति वगैरह क्या है, कैसी है, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, ऐसी बहुत सारी बातें, है ना। तो उसी तरह से हम एमपी का भी कंप्लीट करेंगे, एक परिचय देखेंगे कि भाई मध्य प्रदेश की एक सामान्य जानकारी ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से, है ना। होने का तो परिचय बहुत हो सकता है, पॉलिटी की भी कुछ बातें आ सकती हैं, इकोनॉमिक की भी कुछ बातें आ सकती हैं, है ना, हिस्ट्री की भी कुछ बातें आ सकती हैं, लेकिन हम उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे। मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं ना उसका परिचय वहीं देता हूं, है ना। तो हिस्ट्री का परिचय हिस्ट्री के टाइम पर, अभी ज्योग्राफी तो सिर्फ ज्योग्राफिकल बातें मैं यहां पर करने वाला हूं, राइट। तो उसके परिचय में अपन ज्योग्राफिकल चीजें देखेंगे। तो ये एक टॉपिक हो जाएगा हमारा, एक ही क्लास की बात रहेगी। फिर रहेगा हमारा मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। अब हम एक सामान्य जानकारी देखकर हम अपने प्रदेश को बांट लेंगे भाई कि कितने भौतिक प्रदेश हैं। भौतिक प्रदेश का क्या मतलब है कि कोई पर्वतीय प्रदेश होगा, कोई आपका पठारी प्रदेश होगा, कोई मैदानी, मैदान तो है नहीं वास्तव में, लेकिन कहने के लिए कि जितने भी प्रकार की वैरायटी हैं भौतिक रूप से हमारे प्रदेश में, उसके हिसाब से हम उसको बांटेंगे और अलग अलग हिस्सों को अच्छे से समझेंगे। ये भौतिक जरूर लिखा है लेकिन कहीं ना कहीं वो कल्चरल विभाजन भी है। आप ऐसा समझ लीजिए कि बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, मालवा क्षेत्र है ना, निमाड़ क्षेत्र है, इस तरह से आप समझिए। निमाड़ का कोई पठार नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा कल्चरल में डिवाइड कर सकते हो उसको। तो ये क्या है एक्चुअली, मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड, है ना, चंबल बेल्ट, इन सब की थोड़ा सा अलग अलग जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। तो भौतिक के साथ साथ थोड़ा सा कल्चरल भी आपका हो जाएगा यहाँ पर पार्ट। तो थोड़ा सा आपको इससे क्या है, स्पष्ट होगा पूरा मध्य प्रदेश की जानकारी। और ये क्या रहेगा, आप मालवा का पठार पढ़ेंगे, आप बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे, बघेलखंड का पठार पढ़ेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ओवरऑल जानकारी इसी टॉपिक में मिल जाएगी आपको। क्योंकि हम कोई भी पठार या कोई भी भौतिक इकाई पढ़ते हैं तो उसमें वहां पर बहने वाली नदियां कौन सी हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ है, वहां पर कौन सी जनजातियां रहती हैं, वहां पर कौन से लोक नृत्य हैं, कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन से आपके उप भाग हैं, उसके भी उपभाग हो सकते हैं, छोटे छोटे पठार हो सकते हैं, है ना, कौन से पर्वत पाए जा रहे हैं, सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये कॉमन बातें हैं। उद्योग कैसे हैं, पर्यटन की स्थिति क्या है, ये सारे पॉइंट्स के द्वारा हम कंप्लीट करते हैं हर मतलब एक भाग को। तो मध्य प्रदेश को कम से कम आप इस टॉपिक में अच्छे से जान जाओगे, राइट। तो फिर आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट। तो हम दूसरे टॉपिक में किसको लेंगे, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। शब्द जरूर ध्यान रखिए, इसका मतलब क्या है, भौगोलिक रूप से हम उसको बांटेंगे कि पठार है ये, और ये घाटियां हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र है, ऐसे, राइट। जैसे मालवा का पठार, जैसे नर्मदा सोन घाटी, जैसे सतपुड़ा पर्वत की जो श्रेणी है ना, इस तरह से हम इसको बांट कर देखेंगे। फिर देखेंगे हम मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना का क्या मतलब होता है, सैलों से मतलब है इसका कि भाई हमारा मध्य प्रदेश जो है वो कैसे बना हुआ है ना, किन चट्टानों से बना हुआ है, आर्कियन से बना हुआ, धारवाड़ से बना, कुड़प्पा से, विंध्यन से, किस तरह की सैलें यहाँ पर पाई जा रही हैं, ठीक। तो भूगर्भिक संरचना का मतलब यह है कि हम यहाँ पर जो उसकी संरचना है, जो सैलें हैं, उसको देखेंगे। देन मध्य प्रदेश में पर्वत श्रेणियां, जो आपके मेंस में लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से या के प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मध्य प्रदेश में पर्वतों को हम देख लेंगे। पर्वतों में विशेष रूप से दो ही पर्वत हैं आपके यहाँ, एक तो विंध्याचल श्रेणी है और दूसरी सतपुड़ा श्रेणी है, तो उनकी सारी बातें करेंगे।
देन हम मध्य प्रदेश में नदियां पढ़ेंगे पर्वतों के बाद, और नदियों के साथ फिर हम नदी घाटी को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये प्रीलिम्स में केवल लिखा है ना नदी घाटी परियोजनाएं, लेकिन हम दोनों को एक साथ नदी के बाद ही आप जब इसको पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाता है। ध्यान रखना ये क्रमबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के भूगोल में भी यही क्रमबद्धता आप रखना कि भारत का सामान्य परिचय, भारत का भौतिक विभाजन, भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत में पर्वत। एक्चुअली जब भारत का भौतिक विभाजन पढ़ोगे ना तो भारत का पर्वत अपने आप कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहां पर जब हम भौतिक विभाजन पढ़ते हैं तो एमपी के पर्वत कंप्लीट नहीं हो पाते। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी तो कंप्लीट हो जाती है ना, कंप्लीट किया जा सकता है एक्चुअली उसको, लेकिन विंध्याचल कोई अलग से भौतिक इकाई के रूप में हम उसको नहीं इंगित करते हैं, तो इसलिए पर्वत का टॉपिक हमने अलग से बना रखा है। लेकिन जब भारत का भौतिक विभाजन आप पढ़ते हैं तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश एक विभाजन है उसका, तो उसमें ही आप पर्वतों की बात कर लेते हैं। फिर प्रायद्वीपीय पठार की जब बात करते हैं तो वहां पर भी आप पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली ये सब पढ़ लेते हैं, तो उसमें अलग से पर्वत पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहां पर हमको है। तो नदियों के बाद हम क्या पढ़ेंगे, नदी घाटी परियोजनाएं, क्योंकि हम नदियों की लोकेशंस जानेंगे तो आराम से हमको परियोजनाएं याद हो जाएंगी। मध्य प्रदेश की जलवायु को देखेंगे देन कि भाई मध्य प्रदेश में जलवायु कैसी है, वर्षा कैसी है। एक्चुअली इसमें मुद्दे की बात वर्षा रहेगी, वर्षा से ही डिसाइड होता है किसका, वनस्पति का। तो वनस्पति कैसी है, जैसी वर्षा वैसी वनस्पति होती है, सेम। तो फिर हम वनस्पति इसके जस्ट बाद देख लेंगे। देन कहीं ना कहीं वर्षा पर मिट्टी, वर्षा और ये भूगर्भिक संरचना का प्रभाव किस पर पड़ता है, मिट्टी पर। तो मिट्टी भी हम देख लेंगे कि कैसी है, वनस्पति और किसका प्रभाव पड़ता है, सैलों का। तो मिट्टी देख लेंगे यहां पर। देन अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, देखो कई सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, मिट्टी पढ़ चुके होंगे, चट्टाने पढ़ चुके होंगे, है ना, भौतिक भाग पढ़ चुके होंगे, कहाँ मैदान कहाँ पठार है। तो कृषि पढ़ना ठीक हो जाएगा हमारे लिए कि भाई कृषि कहाँ होती है, समतल भागों पर, पहाड़ों पर भी होती है, लेकिन वो दूसरे प्रकार की कृषि है। तो जब हम इन चीजों को जान लेंगे तो हमारे लिए कृषि को समझना आसान हो जाएगा, पशुपालन को समझना आसान हो जाएगा। देन हमको पढ़ना है खनिज, राइट। तो हम पहले ही भूगर्भिक संरचना पढ़ चुके होंगे, तो हमको इजिली समझ में आ जाएगा कि भाई कहां पर कौन से खनिज हमारे पाए जा रहे हैं। देन जब हम खनिज पढ़ लेंगे तो हमको इजिली समझ में आ जाएगा ऊर्जा संसाधन। खनिज पर ही डिपेंड है कहीं ना कहीं, कहाँ कोयला है, कहाँ यूरेनियम पाया जा रहा है, कहाँ थोरियम पाया जा रहा है, कहाँ पर कैसे खनिज है, उसके आधार पर आपका ऊर्जा संसाधन क्या है डिसाइड होता है। ऊर्जा में अपन मतलब परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों ही चीजें देखेंगे अपन ऊर्जा में। तो कहीं ना कहीं इसमें कोयले से बनने वाली तापीय ऊर्जा का ज्यादा यूज हम करते हैं, तो कोयले की स्थिति का हमको पता होना चाहिए कि कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। उसी के आधार पर यहाँ पर जो ताप विद्युत केंद्र है उनकी स्थिति आपको पता चलेगी, अपने आप पता चल जाएगी, राइट। तो ये क्रमबद्धता जरूरी है। खनिजों के बाद हम ऊर्जा को पढ़ लेंगे। हालांकि जो जल विद्युत है उसके लिए हमको नदियों की जानकारी होना चाहिए, तो नदी तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देन बात करें परिवहन की, है ना। तो परिवहन आप ऐसा समझ लीजिए कि उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा कह दीजिए। तो ऊर्जा के बाद हम परिवहन को पढ़ लेंगे। ये कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है ये आपके कैसे हैं, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, ऐसा कह दीजिए। लेकिन भूगोल के भी ये टॉपिक हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि प्योर अर्थव्यवस्था के हैं, ठीक। अब इन पर, कृषि पर, खनिज पर, ऊर्जा पर, परिवहन पर क्या डिपेंड होता है, उद्योग डिपेंड होता है। तो इन चारों की स्थिति जब आपको पता होगी तो इजीली आपको उद्योग के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, राइट। तो ये कुछ क्रमबद्धता होगी हमारे पढ़ने की। तो ये कुछ पाठ्यक्रम की बात थी। एक बार वापस से कि एक सामान्य परिचय देखेंगे, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन देखेंगे। विभाजन के साथ ही नॉर्मली पर्वत पूरे हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है तो हम पर्वत पढ़ लेंगे और साथ में सैलें पढ़ लेंगे, है ना। पर्वत के बाद सैलें कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं आगे अपन, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यही तय हो गया है, ठीक। अपने हिसाब से, आपके हिसाब से कर लेंगे। देन नदियां पढ़ लेंगे, नदियों के बाद जलवायु पढ़ लेंगे। भाई जलवायु भी, ये सब कुछ जो चीज मैं पहले करवा रहा हूं ना, मतलब वो कहीं आगे काम की है। जलवायु कहाँ काम की है भाई, जलवायु आपके काम की है ऊर्जा में। आपको पवन का पता होना चाहिए, कैसी चलती है हमारे मध्य प्रदेश में, कहाँ से कहाँ चलती है, किस गति से चलती है, ये जलवायु का पार्ट होगा ना, हवाओं का चलना वगैरह। तो जब आपको जलवायु पता चल जाएगी, वर्षा पता चल जाएगी, तो आपको ऊर्जा को समझने में आसानी हो जाएगी। पवन ऊर्जा क्या है, कहाँ लगाई जा सकती है, ठीक, क्या स्थिति है। तो जलवायु पढ़ लेंगे। देन अपन वन या वनस्पति पढ़ लेंगे। देन मृदा पढ़ लेंगे। फिर कृषि और पशुपालन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, परिवहन और उद्योग। अब आप सिलेबस उठाना, हार्ड कॉपी निकलवा लेना, मैंने आपको बोला आयोग की साइट में चले जाना, सिलेबस आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक। उसमें अलग खंड बना हुआ है और आप अब इससे मैच करना। कुछ टॉपिक्स बिल्कुल प्री के हैं और कुछ टॉपिक बिल्कुल मेंस के हैं और कुछ कॉमन है, प्री प्लस मेंस दोनों में पूछे जाना है। तो हम कंप्लीट करेंगे उसी हिसाब से। चलिए तो आप शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज के लिए जो आज का पहला टॉपिक है हमारा वो कौन सा है,
मध्य प्रदेश का एक सामान्य परिचय, क्योंकि सिलेबस बस से काम नहीं चलने वाला है, अब आपके साथ मैं जुड़ा हूं तो ऐसा है कि समय आपका पूरा कंज्यूम करते हैं, मतलब आपके टाइम को यूटिलाइज कर लेते हैं। आप थोड़ा सा जानकारी लेकर जाइए साथ में, ठीक। तो ये पाठ्यक्रम को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, ज्ञान जो होता है वो कैसे आता है, बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है ना, पर उस मेहनत से बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है? पढ़ाई के तरीकों को यूज करके या पढ़ाई के तरीके में बदलाव करके। कई बार हम बहुत सारी मेहनत करते रहते हैं, दूसरों को देखकर अनावश्यक मेहनत करते रहते हैं, है ना, स्मार्ट स्टडी आपने सुनी होगी जो। तो थोड़ा सा क्या करना है, आपको किसी भी सब्जेक्ट का अध्ययन करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्रमबद्धता है। मैं इस पर बहुत फोकस करता हूं। जैसे आपको मैंने यूनिट 1 पढ़ाई थी तो उसमें भी मैंने बहुत क्रमबद्ध रूप से चीजों को बताया था, है ना, चेंज किया था सिलेबस मैंने अपने हिसाब से। तो यहां पर भी चेंज करना है और क्रमबद्धता जरूर ध्यान रखना है, ताकि आगे के जो टॉपिक्स हैं वो इजी होते रहें आपके लिए। तो ये जरूर, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट, क्रमबद्धता जरूरी है, बहुत जरूरी। आपको दिमाग में उसको याद करने में भी सुविधा हो जाती है। आपको ये पूरे टॉपिक ऐसे ही याद हो जाएंगे, है ना, इसी क्रम से अपन पढ़ते चलेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे, है ना। तो परेशान नहीं होना है, हर सब्जेक्ट का एक क्रम होता है, उसी से पढ़ना है। और अभी हमारा जो क्रम है ये मैंने आपको बता दिया। पहला टॉपिक अपना शुरू हो रहा है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय का मतलब क्या है? सामान्य, है ना, बिल्कुल आराम से इसको देखेंगे, ऊपर ऊपर की बातें हमको यहाँ पर करनी है। चलो, तो परिचय की शुरुआत हो आपकी क्लास की आज की। देखो, अब प्री प्लस मेंस की क्लास है, मैंने आपको पहले ही बताया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्रमबद्धता नहीं छूटेगी अपनी, चिंता मत करना। मैं क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा लिखा है। ये बस क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, आप सोचो कि बस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करवाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना। जहां लगेगा क्वेश्चन डालना तो वहां क्वेश्चन डाल दूंगा, जहां नहीं होगा तो वहां क्वेश्चन नहीं रखेंगे, अपन पढ़ेंगे हम क्रमबद्ध रूप से। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए और बस ये नीचे का कंटेंट पढ़ना शुरू कर दीजिए, राइट। तो आपका ये टॉपिक जो सामान्य परिचय है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये ओवरऑल पूरा टॉपिक है, एक स्लाइड में जो आपको पूरा एक आंसर दिख रहा है, ये पूरा टॉपिक है, ये शॉर्ट में है ना। ये इतना इजी है कि इसको इतना शॉर्ट किया गया है, हालांकि इसका कंटेंट आगे अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन आपको कितना याद रखना है, ये अपने आप ही इतना इजी है कि याद हो जाएगा यहीं समझाते समझाते, तो परेशान नहीं होना, है ना। तो एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने मेंस के हिसाब से, हालांकि ये टॉपिक मेंस में कहीं नहीं है, पर क्या पता कुछ भी पूछ ले, क्या पता कुछ भी बना दे, तो ऐसे ही मैंने क्वेश्चन एक बना दिया है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार पर टिप्पणी कीजिए, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय में यहीं से शुरुआत करते हैं, इन्हीं बिंदुओं को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको थोड़ा सा मुख्य परीक्षा की बातें मैं बता दूं, प्रीलिम्स की बातें तो वैसे भी आपको पता ही चल जाएगी, या कि आप इजी है वो थोड़ा सा, है ना, कहने के लिए। भाई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शंस रहते हैं, कोई क्वेश्चन लिखा हो उसके एक ऑप्शन को आपको चयन करना है, तो ये सबसे इजी चीज है, इतना आपको बनता है ना। आप पहले भी जो कॉलेज होता है या स्कूल होते हैं वहां पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। परेशानी आती है मेंस में, है ना। कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ जो होती है उसमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता इस चीज पर, कि हमको ये नहीं बताया जाता कि कैसा क्वेश्चन आएगा तो कैसा आंसर लिखना है हमको। लेकिन अब ये कंपटीशन वाला जोन है ना, आप प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेस्ट देना है, दूसरों से बेस्ट देना है ना। कंपटीशन है यहाँ पर, क्योंकि आप बेस्ट नहीं देंगे तो आप सिलेक्शन नहीं होगा आपका। स्कूल में कॉलेज में क्या था, आप पास हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं है, टॉप नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने अच्छा लिखा है तो आप पास हो जाओगे, है ना। लेकिन यहाँ पर अच्छा नहीं, सबसे अच्छा लिखना है, दूसरों से बेहतर लिखना है, ठीक। तो उसके लिए कुछ बातें होती हैं, धीरे धीरे मैं सिखाता जाऊंगा, पर अभी शुरुआत है तो थोड़ा थोड़ा बातें आपको बताता जाऊंगा। देखो, कोई क्वेश्चन होता है, मैं ज्यादातर चीजें बड़े बड़े आंसर्स, बड़े बड़े क्वेश्चंस एक्चुअली रखा करूंगा, है ना। फिर लास्ट में आपके जो ओवरऑल टॉपिक हुआ करेगा हमारा, उस पर पूरा चर्चा कर लिया करेंगे कि 3 मार्कर्स क्वेश्चन कैसे बनेंगे और 5 मार्कर्स और 200 वर्ड्स के 11 मार्कर्स क्वेश्चन कैसे बना करेंगे, तो वो लास्ट में किया करेंगे। पर टॉपिक को कंप्लीट करते टाइम हम कुछ ऐसी ही बातें किया करेंगे, कहीं पर टॉपिक का नाम लिख देंगे या कि आपका क्वेश्चन लिख दिया करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन है, 3 भाग होते हैं आपके किसी भी आंसर के, है ना। आप यदि मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 200 शब्दों की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले तो उसके 3 भाग करिए आप। एक आपको इंट्रो देना होता है, दूसरा आपको मेन बॉडी यानी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वास्तव में, जो आपके पेपर में लिखा हुआ है उस पर ध्यान देना है, और तीसरी बात है कंक्लूजन की। तो 3 पार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन के। इसमें देखिए ये लिखा हुआ एक आपका इंट्रोडक्शन, नीचे लिखा हुआ कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, और बीच में हमको जो बातें लिखनी थी
वो लिखा है। क्वेश्चन में वैसे टिप्पणी करना लिखा हुआ है, तो टिप्पणी को वास्तव में ऐसे शब्द जब आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, पैराग्राफ में लिखना चाहिए। लेकिन जो एमपीपीएससी है उसकी अलग ही डिमांड है ना, तो आपको क्या करना है, ज्यादातर चीजें क्या करना है पॉइंट्स में। पर ध्यान ये रखिएगा, अनावश्यक ओवर स्मार्ट मत बनना। आजकल की जो कोचिंग संस्थाएं हैं हर चीज को पॉइंट में कन्वर्ट करवा रही है ना, तो जहां डिमांड है पैराग्राफ की तो वहां पैराग्राफ में ही लिखना है। बड़े बड़े विद्वान हैं, हमारे साथी हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, डीएसपी हैं, सब बताते रहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, कॉपी आप चेक करिए। हम स्वयं भी कॉपी अपनी देखते हैं तो पैराग्राफ में भी नंबर मिलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल टू द पॉइंट ही आपको देना है। जहां क्वेश्चन विशेषता है, महत्व है, यहां पॉइंट्स बनते हैं तो वहां पॉइंट्स लिखना है, लेकिन अनावश्यक पॉइंट्स डालने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो इतनी बातें अभी सीखा आपने, आगे धीरे धीरे और बातें बताता जाऊंगा। तो अभी इसको देखते हैं, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और विस्तार को देख लेते हैं। यही पूरा का पूरा परिचय है हमारे मध्य प्रदेश का, राइट। जो ये पॉइंट्स लिखे हैं इसी से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। तो देखिए मध्य प्रदेश का आकार लगभग आयताकार है। तो पहले तो आकार याद रखिएगा मध्य प्रदेश का कैसा है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, आयताकार है। भारत के हृदय में स्थित, मतलब हृदय मतलब केंद्र में स्थित है। भारत के केंद्र में स्थित मध्य प्रदेश अपनी विभिन्न मानचित्रीय विशेषताएं लिए हुए है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार को अग्रांकित बिंदुओं के माध्यम से ठीक से समझा जा सकता है। तो ये भौगोलिक विस्तार और उसकी स्थिति देखना है हमको, तो किन बिंदुओं से समझा जा सकता है, ये बिंदु लिखे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन हम स्वयं करेंगे, अपने मैप बनाएंगे, अपना कंटेंट डालेंगे, है ना। ये आपको डालना है, लिखना है कॉपी में। यहाँ पर ये शॉर्ट में पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो चलिए समझते हैं एक एक पॉइंट को। देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा है, भौगोलिक स्थिति और भौगोलिक विस्तार। तो हमारा एमपी विश्व में, भारत में कहां पर स्थित है, ये बातें बतानी है। वो पॉइंट्स का यूज करना है जिससे उसकी स्थिति पता चले। देन उसका विस्तार, विस्तार का मतलब आप समझते हैं कितना फैला हुआ है। तो फैलाव को आप क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बता सकते हैं, चौड़ाई और लंबाई के दृष्टिकोण से बता सकते हैं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे हमारे। तो एक स्थिति वाले जिससे हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति का पता चले, और विस्तार मतलब जिससे हमारा मध्य प्रदेश कितना बड़ा है, कैसा है, उसका पता चले। उन पॉइंट्स का यूज हमको करना है इसमें। तो देखिए स्थिति बताने वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो गोलार्ध, आपको विश्व के दृष्टिकोण से यह पता होना चाहिए कि हमारा एमपी या कि भारत किस गोलार्ध में है। मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की क्या स्थिति है। देन क्षेत्रफल वगैरह देख लेंगे अपन, कितना बड़ा है, किस क्रम में आता है देश में हमारे। देन लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेंगे कि कितना उत्तर से दक्षिण लंबा और कितना पूर्व से पश्चिम। देन सीमांत जिले, ये भी विस्तार में आ जाता है कि चारों कोनों में फैले हुए जिले, कि सबसे पूर्वी जिला या सबसे पश्चिमी जिला, सबसे दक्षिणी और सबसे पश्चिमी जिला, ऐसे हम जिलों को देख लेंगे यहाँ पर। क्योंकि जैसे आप भारत में पढ़ते हैं तो भारत में भी ऐसे हम सीमांत पॉइंट्स पढ़ते हैं, सीमांत बिंदु पढ़ते हैं। जैसे भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। पूर्वी बिंदु कीबिथु है। और पश्चिमी बिंदु जो है वो आपका सर क्रीक मान लीजिए आप, या गौहर माथा है। तो ऐसे पॉइंट्स हैं। तो यहां पर हमको जिलों के रूप में उस चीज को देखना है। एंड देन पड़ोसी राज्यों को देखना है कि हमारे आसपास और कौन फैला हुआ है, किन से हम घिरे हुए हैं। ये चीज स्थिति को दर्शाएगी हमारे। तो ये पॉइंट्स हैं स्थिति और विस्तार को बताने वाले। एक एक करके इन पर चर्चा करते हैं। ये पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा लिखकर, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन लिखकर क्या करना है, हमको एक निष्कर्ष लिखना है। यानी कि आप जब 200 शब्दों के लिए आंसर लिखेंगे तो कम से कम 4 लाइन, है ना। जब आपके पास 200 शब्द के लिए मतलब 48 लाइनें हो, तब आप क्या करेंगे, कम से कम आप 4 लाइन में इंट्रो लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और बहुत सारे अच्छे शब्द हैं आपके पास तो 5 तक पहुंच जाओगे तो भी परेशानी नहीं है, ठीक। शेष भाग पूरा बच रहा है, आप वहां आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप 5 अंक का लिख रहे हैं, फिर वहां पर आपको कम से कम 2 लाइन में आपका इंट्रो कंप्लीट होना ही होना चाहिए, क्योंकि 9 लाइनें हैं आपके पास। तो कहाँ कैसी स्थिति है, वहां पर हमको शब्द सीमा का अपने ध्यान रखना होगा। तो ये था इंट्रो आपका। देन ये कुछ पॉइंट्स हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं कि देश के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश यातायात व संचार के साधनों से शीघ्र जुड़कर विकास की नई परिभाषाएं गढ़ रहा है। तो ये निष्कर्ष के रूप में इतना काम के लायक है। अब इनकी बात हमको करना है कि भाई हमको क्या बताना है, भौगोलिक स्थिति और विस्तार अपने एमपी का। तो कुछ कुछ बातें यहीं सीखते चलेंगे, जहां मैप की आवश्यकता होगी वहां आप मैप भी देखते चलिएगा। आप नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिए आप लोग, ठीक है। चलो, तो एमपी का गोलार्ध ये सब है क्या। पहले तो बहुत जो नए बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे जो बिल्कुल नए नए जुड़ते हैं, तो उनको परेशानी होने लगती है कि सब पढ़े पढ़ाए विद्यार्थियों के लिए पढ़ा दिया जा रहा है, नए लोगों के लिए कुछ अलग नहीं किया जाता। तो मैं बिल्कुल जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनसे लेकर जो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, 10 साल से कहो तैयारी कर रहे हैं, उस लेवल तक आपको पहुंचाऊंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, है ना। जो 10 साल से भी तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए भी कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि कम पढ़ रहे हैं या कि ये सब पढ़ा लिखा है, कुछ ना कुछ नया होगा आपके लिए। तो बात करते हैं हम गोलार्ध की। अब ये गोलार्ध, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, ये एक साथ चीजें समझने वाली हैं। देखो, हमारी पृथ्वी के बारे में तो आप जानते हैं, इसे गोलाकार है ना, जियोइड आकार है इसका। उसमें एक रेखा हम बीच से खींच देते हैं, मतलब पृथ्वी का एक केंद्र है, कोर है ना, उसको आधार मानकर हम एक रेखा खींच दें तो ये कौन सी रेखा बन जाती है? 0 डिग्री रेखा। इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, राइट। अब ये जो रेखा बीच से गई हुई है, यहीं से एक फांक लगा दो, फांक का मतलब काट दो, जैसे आप नींबू काटते हो बीच से, राइट। तो आधा भाग ऊपर हो जाएगा और आधा भाग नीचे हो जाएगा। तो इसके जो ऊपर का भाग है, उत्तर साइड जो भाग है, उसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जो दक्षिणी भाग है उसको हम कह देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये गोलार्ध समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 0 डिग्री रेखा यानी पृथ्वी का जो बीच का भाग है, वहां से यदि हम अलग करें, पृथ्वी को 2 भागों में बांटें, तो ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह से सेम आप क्या कर सकते हैं, खड़े खड़े में, ये तो आड़ा हमने काटा पृथ्वी को, आप लंबवत भी इसको काटिए, पृथ्वी को, नींबू को खड़े खड़े रूप में काट दीजिए, जैसे आप काटते हैं वैसा समझिए। तो इसमें भी हमको 2 हिस्से मिलेंगे। एक जो पूर्व दिशा में होगा उसको हम क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध, और एक होगा पश्चिमी गोलार्ध। तो एक्चुअली 4 गोलार्ध हैं आपके पास, वो भी दिशाओं के अनुसार हैं, कोई परेशानी नहीं है ना। तो जो हम क्षैतिज रूप से यदि बांटे उसको, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ती है हमारी पृथ्वी, और लंबवत रूप से बांटे तो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में हमारी पृथ्वी बढ़ती है। अब इन दोनों को मिला दें यदि हम, तो आप देखेंगे कि 4 भाग हो गए हमारी पृथ्वी के, है ना। तो ये पूरा दक्षिणी वाला भाग कैसा है? यदि हम अक्षांशीय स्तर पर बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध है, और फिर बात करें तो इधर का भाग पूरा पूर्वी गोलार्ध है और इधर का भाग पश्चिमी गोलार्ध है। 4 गोलार्ध है। अब हमारा भारत कहां पर स्थित है आपको पता होना चाहिए। भारत को आप अटलस में देखिएगा तो कुछ इस तरह की स्थिति है, मतलब जो 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है उसके उत्तर में है, और जो 0 डिग्री देशांतरी रेखा है उसके पूर्व में है। तो पूरी तरह से हमारा भारत 2 गोलार्धों में आता है। कौन कौन से गोलार्ध में? एक है आपका उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है आपका पूर्वी गोलार्ध, राइट। तो जब पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है, तो एमपी तो भारत के बीच में है, तो एमपी भी कहां होगा? पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में। तो जो हमारा मध्य प्रदेश है वह उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो ये तो गोलार्ध की बात हुई। आप 2 पॉइंट लिखे, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार क्या होता है? यही जो एक रेखा है 0 डिग्री, है ना, ये जो लंबवत वाली, उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं, और जो आड़ी खींची हुई है उसको हम कहते हैं अक्षांश रेखा, राइट। तो ये जो आड़ी यानी लेटी हुई है उसको लेटीट्यूड, और जो खड़ी हुई है उसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, है ना। तो ये 2 रेखाएं हैं और ये दोनों 0 डिग्री रेखा मानी जाती है, मतलब शुरुआत हमको यहीं से करना है, राइट। आप कुछ बेसिक जानकारी देख लीजिए। ये जो 0 डिग्री रेखा है पृथ्वी के केंद्र को आधार मानकर खींची गई है, तो इसके उत्तर में कुछ रेखाएं खींची गई हैं और कुछ दक्षिण में खींची गई हैं। कहां तक खींची गई हैं वह संख्या जरूर याद रखिएगा। ऐसे ही जैसे ये 0 डिग्री, डिग्री शब्द में यूज कर रहा हूं, तो इसी पर आप चांदा जो यूज करते थे गणित में कभी, ऐसे ही रख लीजिए और 1 डिग्री नापिए और उससे एक रेखा खींच दीजिए, 2 डिग्री मापिए और उससे रेखा खींच दीजिए। तो ऐसे करके आप कहां तक चले जाएंगे? 90 डिग्री तक चले जाएंगे। तो प्रत्येक डिग्री के अंतराल पर रेखाएं ये खींची हुई हैं। तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। तो ऐसे ही प्रत्येक डिग्री के अंतराल पर यहां पर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। और सबसे ऊपर जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर कौन सी रेखा हो जाती? 90 डिग्री। मतलब उत्तर की ओर जाएंगे तो 0 से 90 डिग्री तक की रेखाएं आपकी खींची गई हैं, राइट। सेम इसी तरह से दक्षिण में भी है कि आप 0 से दक्षिण की ओर 1 2 3 करते आप ऐसे जाएं तो अंततः आपको 90 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कुल 90 डिग्री ऊपर रेखाएं हैं और 90 डिग्री नीचे रेखाएं हैं। हालांकि कुछ तथ्य ऐसे हैं, ये 90 डिग्री जो है तो वो पॉइंट्स होते हैं, वो कोई रेखाएं नहीं होती, इसलिए संख्या कभी ध्यान देना आप। तो अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है वो 179 होती है। क्या होती है? 179। कायदे से होना कितना चाहिए? 90 90 ऊपर नीचे, 9 दूनी 18। आप सोचते होंगे तो 180 होना चाहिए, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि 180 रेखाएं नहीं है, 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री
नीचे है, ये सत्य है। लेकिन 90 डिग्री क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। पहली बात याद रखना, ये कोई रेखा नहीं है। दूसरी, एक हमारे पास 0 डिग्री रेखा है, राइट। तो एक्चुअली यहां पर 89 रेखाएं ऊपर और 89 रेखाएं नीचे, और साथ में एक 0 डिग्री जो रेखा है वो। तो इस प्रकार से आपके पास 179 जो है वो रेखाएं आ जाती हैं, ठीक। तो ये कौन सी रेखाएं आपकी, अक्षांश रेखाएं। सेम इसी तरह से देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो ऐसे प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर ये उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं हैं। ये समानांतर होती है अक्षांश रेखाएं, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती वो समानांतर नहीं होती, ये ध्रुवों को मिलाते हैं। ये ध्यान रखना, ये सब ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे डीप में। अभी तो मैं अपने चीज को समझाने के लिए जितना समझाना है वो समझा रहा हूं, है ना। कि सोचो कि कुछ बातें छोड़ रहे हैं सर, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना मेरे काम का है एमपी में उतना बताऊंगा मैं भी आपको। तो ऐसे आपकी देशांतर रेखाएं हैं, और इन्हीं अक्षांश और देशांतर से हम क्या निकालते हैं, किसी भी स्थान की लोकेशन निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स बताते हैं अपन, ठीक। तो अब आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की कहीं ना कहीं जानकारी हो गई है। किसी की स्थिति कैसे बताते हैं ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। ये आप देखिए, जो आड़ी खींची हुई है वो देशांतर रेखाएं हैं, और जो लंबवत है वो आपकी जो आड़ी खींची हुई अक्षांश है, और जो लंबवत है वो देशांतर है। तो इसमें आप देखिए, किसी की स्थिति बताना है। मान लो यहां पर आपको पता है ये पनामा कंट्री है, क्या कंट्री है, पनामा है। यहां पर आपको मैक्सिको दिख रहा होगा, सेम और दूसरी लोकेशंस इसमें दिख रही होंगी। तो ये जो आपकी स्थिति है, किसी को आपको बताना हो तो आप क्या कह सकते हैं, आपको पता है कि 0 से 90 डिग्री उत्तर में आप जा सकते हैं। तो किसी की लोकेशन क्या हो सकती है अक्षांश रेखा में, हो सकती है 6 डिग्री से 37 डिग्री। हो सकती है कि नहीं हो सकती, आराम से हो सकती है। तो अब ये हम अक्षांश रेखा बस बता दें कि भाई 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ये स्थान है, ये देश अवस्थित है। तो क्या इससे हमको उसकी सही जानकारी पता चलेगी? केवल अक्षांशीय स्थिति हम बता दें तो नहीं पता चलेगी। आंसर क्या है, नहीं पता चलेगी। क्योंकि मान लो ये स्थिति है उसकी, है ना, यहां पर 6 से लेकर आपके 37 तक। तो अब ये हम केवल 6 से 37 डिग्री अक्षांश बता दें तो वो तो सेम स्थिति यहां पर भी हो सकती है, सेम यहां पर भी हो सकती है। तो हमको सिर्फ अक्षांश रेखा से सही स्थिति का पता नहीं चलेगा, हमको देशांतर का भी यूज करना पड़ेगा कि 6 डिग्री 37 मिनट से ये आपका उत्तरी अक्षांश है, और सेम इसी तरह से मान लो कि ये आपका 67 डिग्री से और 97 डिग्री या 95 डिग्री तक कोई कंट्री अवस्थित है। देशांतरी रेखा है ना, ये देशांतर है। तब जाके एक्यूरेट हमको क्या पता चलेगा, किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की स्थिति का ज्ञात होगा हमको, है ना। तो अब आप थोड़ा सा देख लीजिए अपने एमपी की स्थिति को। कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूं, जैसे इसमें कैसे आप कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो देखो, एक स्थान का नाम लिखा रियो डी जेनेरियो, ये आपका ब्राजील का एक शहर है, उसकी पहले राजधानी भी थी। ये स्टार बना हुआ यहाँ पर। अब देखिए कैसे इसकी लोकेशन बताया है, किसी की भी बताना हो कैसे बताई जा सकती है। यहाँ पर क्या लिखा है, 22 डिग्रीज साउथ। एस का मतलब क्या है, साउथ। आप हिंदी वाले हैं तो 22 डिग्री दक्षिण आप लिखेंगे, है ना। तो 22 डिग्री दक्षिण जाना है हमको। अब आप देखिए इसमें 0 डिग्री कहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये दिख रही है, थोड़ा सा अलग तरीके का है ये। तो ये 0 डिग्री रेखा है ना। और यहाँ पर 0 डिग्री रेखा कौन सी है, ये है। तो आप पहले तो गोलार्ध तय कर लो कि किस गोलार्ध में ये लोकेशन आ रही है। आप देख पा रहे हैं ये 0 डिग्री से पश्चिम में है, तो एक तो पश्चिमी गोलार्ध हो गया, वेस्ट आएगा इसमें। एंड देन ये 0 डिग्री के दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध आएगा। तो आपका साउथ और वेस्ट डिसाइड हो गया आपका कि ये इस स्थिति पर है। आप कोऑर्डिनेट्स देखना है तो कहां पर है, 22 डिग्री आप ढूंढिए साउथ में। 22 डिग्री देखो उत्तर में भी होगा, तो ये उत्तर और दक्षिण और पूर्व पश्चिम बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि 22 डिग्री उत्तर में भी है और 22 डिग्री दक्षिण में। तो कहां देखना है हमको, दक्षिण में देखना है, साउथ लगा हुआ इसीलिए। तो ये आ गए हम दक्षिण में। ये देख रहे होंगे आप 20 डिग्री, तो लगभग यहां पर 22 डिग्री आ रहा है साउथ में। एंड देन यहां पर क्या लिखा, 43 डिग्री वेस्ट। तो वेस्ट का क्या मतलब है, यहां पर पश्चिमी गोलार्ध में हमको जाना है। तो 0 डिग्री के हम पश्चिम में चले गए, ठीक है। और कितना डिग्री देखना है हमको, 43 डिग्री देखना है। तो ये रेखा जो है आपकी 43 डिग्री है ना। यहां पर कहीं ना कहीं आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये 45 के आसपास से गुजर रही है, तो कहीं ना कहीं यहां 43 आ रहा है।
तो ये 43 डिग्री वेस्ट में है और 22 डिग्री जो है आपके साउथ में। इस तरह से आप किसी भी शहर का लोकेशन बता सकते हैं। ये एक सिटी है, स्टेट होंगे तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा बड़े होंगे, तो आपको दो चीजें बतानी पड़ेंगी, दो अक्षांशीय स्थिति बताना पड़ेगा और दो देशांतरीय स्थिति बताना पड़ेगा, तब जाके किसी चीज की लोकेशन निकलेगी। तो आप देखते हैं अपन एमपी की लोकेशन क्या है। एक मैप बना लेते हैं यहीं पर, नॉर्मल एक मैप बना भी हुआ है, पर आप आराम से बनाकर समझिए, मेरे साथ आप भी बनाते जा सकते हैं और याद करते जा सकते हैं। क्लास के साथ साथ ही याद करेंगे तो ज्यादा बेटर स्थिति में रहेंगे आप। फिर आपको केवल रिवीजन करना रह जाएगा। बहुत कंसंट्रेट होकर बैठा कीजिए। एक तो पढ़ने के तरीके भी आप लोग बदलते चलिए, क्योंकि आजकल का जो जीवन है ना वो अस्त व्यस्त है। मोबाइल जस्ट बगल में रहता है, घर में आप रह रहे हैं, भाई हैं बहन है, शोर मचा रहे हैं, दोस्त हैं यार हैं, तो बहुत सारा डिस्टर्बेंस, हमारा एकाग्रता नहीं हो पाती है। तो आप जब पढ़ें, कभी भी पढ़ें, ध्यान रखिएगा, आपने सुना होगा कि जो आईएएस बनते हैं ना बड़े बड़े, वो कहते हैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ या कि 5 घंटे पढ़कर मैंने आईएएस निकाला है। तो वास्तविक स्थिति ऐसा नहीं कि 12 घंटे जरूरी है। 12 या 14 घंटे पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। जो 12 घंटे कहते हैं पढ़ना चाहिए, 14 घंटे पढ़ना चाहिए, उनकी पढ़ाई का तरीका दूसरा है भाई। तो आप बिल्कुल एकाग्र होकर बैठिए, जब भी पढ़िए फोन को दूर रख दीजिए और एक बैठक क्षमता बनाइए आपकी 2 घंटे मुझको शांतिपूर्वक बैठना है और ध्यान लगाकर पढ़ना है। किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्शन आपका नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जब आप पढ़ते हैं ना तो आप थोड़ा सा ज्यादा मतलब अचीव कर पाते हैं चीजों को। तो जो लोग 12 घंटे में वही चीज पढ़ पाते हैं, आप उसी को 6 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस पढ़ाई का तरीका बदलना है, बाकी जो समय बचता है आप इंजॉय कीजिए, घूमिए फिरिए और घुमाइए और फिर आइए, ठीक है। चलिए तो एक मैप बनाते हैं, ध्यान से बैठ जाया कीजिए, ईयरफोन प्लग कर लिया कीजिए आप अपने कान में और सुना कीजिए मुझे। मैप की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है आपको। ज्योग्राफी में मैप इंपॉर्टेंट है, तो जितना अच्छा आप मैप बनाएंगे, कुछ विद्वान आपको बोलते मिल जाएंगे कि राइटिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैप का कोई प्रभाव नहीं, बस समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं। स्वच्छता का सब जगह प्रभाव पड़ता है। आपकी लिखावट अच्छी है, आपने रूपरेखा अच्छी बना रखी है, कॉपी सुंदर लग रही है, लिखने के तरीके अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। 3 अंक यदि किसी क्वेश्चन में आपको मिलना है तो उससे 3.5 या 4 हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा आप लिखावट भी सुधारने की कोशिश कीजिएगा और मैप भी अच्छे से अच्छा बनाइएगा और उसमें जो चीजें प्रदर्शित करना है उसको भी अच्छे से करिएगा, है ना। मुझसे आप कोशिश करो कि आप ही जब इतना खराब बना रहे हैं तो मुझसे तुलना नहीं करना है। मुझे जो लिखना था जितने मेंस में दे चुका हूं, अब आपको लिखना है तो आपको अच्छा बनाना आना चाहिए, है ना। चलो तो देखो, अब हमको देखना है क्या, अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा, इसमें थोड़ा सा आपको ये बालाघाट वाला इलाका ज्यादा नीचे दिख रहा होगा, लेकिन वास्तव में बुरहानपुर वाला जो इलाका है वो नीचे है ना। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर देखिएगा आप लोग, तो 21 डिग्री 6 मिनट। अच्छा एक बात और सुनते जाओ कि ये केवल आपका जो डिग्रीज है ना, 21, 22, 23, 24, 25, 26 इस तरह से हैं, इनको भी डिवाइड किया जाता है ना, और उसको हम मिनट में व्यक्त करते हैं। 60 मिनट में 1 डिग्री ऐसा मानकर चलिए आप, ठीक। तो 21 डिग्री 6 मिनट से हमारे एमपी की शुरुआत होती है और इसका जो ऊपर का बिंदु आप देखेंगे मुरैना में है और वो है 26 डिग्री 30 मिनट। क्या है यहां पर ध्यान रखना, उत्तरी लगेगा। क्या शब्द लगेगा, उत्तरी, क्योंकि हमारा पूरा भारत के साथ पूरा मध्य प्रदेश ही कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो चाहे यहां हो, यहां दक्षिणी मत लगा देना, बहुत सारे विद्यार्थी गड़बड़ कर देते हैं। विकल्प ऐसे ही दिए जाते हैं कि 21 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी। आपने सोचा ये तो दक्षिणी मध्य प्रदेश है तो दक्षिणी यहां लगेगा, नहीं भाई, इससे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। दक्षिणी ये नहीं है, ये उत्तरी ही है, क्योंकि ये 0 डिग्री के ऊपर ही है, तो यहां भी उत्तरी लगेगा। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ये अक्षांशीय स्थिति है कि 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी तक हमारा अक्षांश रेखा में स्थिति है। देन बात करें देशांतरी रेखा में, तो देशांतरी रेखा में आप देखेंगे जो अलीराजपुर है वो वाला इलाका देखिए, तो वहां पर आपको दिखाई दे जाएगा 74 डिग्री 9 मिनट। शुरुआत होती है हमारे एमपी की देशांतर रेखा में 74 डिग्री 9 मिनट से। सिंगरौली के पास आप देखिएगा तो 82 डिग्री 48 मिनट, यहां तक हमारा विस्तार है। तो मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति क्या है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी। देशांतरी स्थिति क्या है, 74 डिग्री 9 मिनट से पूर्वी यहां लगाना है। यहां क्या लगेगा भाई, तो देशांतर रेखा में हमको देखना है गोलार्ध, तो कौन से गोलार्ध में, हम पूर्वी गोलार्ध में है। तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी गोलार्ध। तो ये आपका अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति कंप्लीट हुआ। साथ में अभी बातें और भी हैं, आपने पॉइंट्स देखे हैं,
तो क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं हम अपने उस आंसर के? देखिए, गोलार्ध बता चुका मैं आपको, अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति समझकर हमने अच्छे से लिख ली है, मैप में बना हुआ है, कंटेंट भी लिखा हुआ है, परेशान मत हो जाना, आपकी ऐसे ही है ना, लिखा है। अब हमको देखना है, क्योंकि हम अक्षांशीय और देशांतरी मतलब आपकी रेखाओं की ही बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक और रेखा है कर्क रेखा, उसके साथ साथ एक इसमें नहीं ऐड है, लेकिन हम चर्चा करेंगे मानक समय रेखा की, राइट। तो आइए देख लेते हैं अब कर्क रेखा की क्या स्थिति है और मानक समय रेखा की क्या स्थिति है ना। तो ये एमपी है, इसके लगभग मध्य से, कब कहां से, लगभग मध्य से क्या गुजरती है, आपकी कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कहां पर स्थित है आपके मैप में, तो आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी में जो कुछ अक्षांश रेखाएं हैं, उस महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में एक 0 डिग्री है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, एक आपकी कर्क रेखा है जिसकी वैल्यू क्या है, 23.5 डिग्री, ऐसा कर देते हैं अपन 23.5 डिग्री। एंड देन एक नीचे भी एक रेखा है जिसकी वैल्यू 23.5 डिग्री ही है। ऊपर वाले 23.5 डिग्री को हम कहते हैं कर्क रेखा और नीचे वाले को हम कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो मकर रेखा। ये कौन सी है, भूमध्य रेखा है। ज्योग्राफी में ये सब आपको पढ़ना है, सभी रेखाओं के बारे में। दो और है, एक आर्कटिक रेखा है 66.5 डिग्री और एक 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा भी है। तो 5 अक्षांश रेखाएं इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सब है। तो ये कर्क रेखा जो है हमारे स्टेट के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है, 23.5 डिग्री रेखा कर्क रेखा कहलाती है, यह ध्यान रखना। कितने जिले हैं जिनसे होकर ये गुजरती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहां पर 14 जिलों को याद करना है, 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, राइट। तो 14 जिले हैं, वो कौन कौन से जिले हैं उसको भी देखेंगे अपन मैप में। अभी बस इतना याद रखिए। इसके साथ साथ कर्क रेखा के साथ साथ मैंने एक और रेखा आपको बताई, आपको बताया मैंने भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय क्या रेखा है, तो ये एक प्रकार की देशांतरीय रेखा है, राइट। ये भाई उत्तर से दक्षिण को मिलाते हुए 0 डिग्री रेखा है। इसके आधार पर ही पूरे दुनिया का टाइम डिसाइड होता है ना, ग्लोबल मीन टाइम, जीएमटी इसको कहते हैं। और जो हमारे भारत के लिए समय के बताने के लिए रेखा है उसको हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ कहीं 82.5 डिग्री रेखा है ना, भारत के लगभग बीचों बीच से एक कौन सी रेखा गुजरती है, 82.5 डिग्री। तो जरूरी नहीं कि आप ऐसा लिखें, आप साढ़े को कितना कर सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट, है ना। तो 82.5 डिग्री जो रेखा है हमारे भारत से जो गुजरती है, भारत के लगभग बीचों बीच से, उस रेखा को हमने क्या बना रखा है, स्टैंडर्ड टाइम रेखा, है ना। तो जो हमारा मानक समय है उसी से निर्धारित होगा, मतलब जितना उसमें बजा होगा। जैसे देखो, दुनिया का टाइम किससे डिसाइड होता है, ये 0 डिग्री रेखा जो ब्रिटेन से गुजरती है, ग्रीनविच रेखा इसको कहते हैं। ग्रीनविच एक वेधशाला जो ब्रिटेन में है, तो उसके हिसाब से हमारा टाइम डिसाइड होता है भाई कि हमारे यहाँ कितना बजा होगा, 82.5 डिग्री रेखा में। इसके हिसाब से 5.5 घंटा हमारे यहाँ आगे चलता है। तो जब ब्रिटेन में 12 बजता है तो हमारे यहाँ 5.5 बजा रहता है। तो अब हमारे भारत में जो 82.5 डिग्री रेखा है, तो वो गुजरती 5 स्टेट्स से, और पूरे भारत में उसी से टाइम निर्धारित होता है। कि आप ये समझिए कि जैसे भारत है ना, थोड़ा सा छोटा सा नक्शा भारत का भी यहां नहीं बन पाएगा, कहीं स्पेस है क्या, ये भारत है मान लो। तो इसमें इस जगह से लगभग एक रेखा गुजरती है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। अब इसमें जितना बजा होगा कि दुनिया का एक 0 डिग्री रेखा है, उसमें इतना बजा, उससे हमारा 5.5 घंटा आगे का टाइम है। तो यदि वहां 12 बजा है तो यहाँ क्या बज जाएगा, 5.5 बज जाएगा। अब यदि इस रेखा में टाइम कितना आ रहा है दुनिया के हिसाब से, 5.5, तो अब पूरे भारत में 5.5 ही बजा होगा, है ना। सूर्योदय और सूर्यास्त से कोई मतलब नहीं, कहीं पर ज्यादा पहले सूर्यास्त हो जाएगा और कहीं देर से होगा। तो जैसे यहाँ पर सुबह जल्दी हो जाती है और यहाँ शाम मतलब देर से होती है, एक्चुअली ऐसा कह दीजिए सूरज देर से डूबता है, ठीक है। तो अब एक रेखा है हमारी और इसी से ही पूरे भारत का टाइम निर्धारित होता है। सूर्य के उगने और सूर्य के डूबने से जो है तो सामान्यतः टाइम डिसाइड होता है, लेकिन यहाँ पर 82.5 डिग्री से होगा। हालांकि ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो बहुत पूर्व में है और जो बहुत पश्चिम में है उनमें थोड़ा सा तकलीफ है। हमारे यहाँ लगभग सुबह 6 बजे सूरज उग जाता है और लगभग 6 बजे ये 7 बजे तक डूब जाता है। यही स्थिति है एमपी की बात करें यदि अपन तो। पर पूर्व में जाएंगे आप तो लगभग 4 बजे से आपको सूर्योदय होते दिखाई देने लगेगा, है ना। और यहाँ 2 घंटे लेट जो है तो
सूरज मान लो कि यहाँ पर 4 बजे उगा तो यहाँ 8 बजे डूबेगा गुजरात साइड में। तो देर से उगता है, मतलब गुजरात में सूरज देर से उगेगा और देर से डूबेगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको भूगोल में समझ में आएंगे। तो मैं बात कर रहा था आईएसटी की, किसकी बात कर रहा था, आईएसटी की। अब आईएसटी कहां से गुजरती है, 5 स्टेट से। वो कौन सी स्टेट्स हैं, तो आपका एक तो यूपी है, दूसरा है आपका एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा है आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। 5 स्टेट्स हैं, उसमें एमपी भी आ रहा है। एमपी का केवल एक जिला है जिससे ये रेखा होकर गुजरती है, और वो जिला आपको याद रखना पड़ेगा, वो जिला है आपका ये, वो जिला कौन सा है आपका सिंगरौली। सिंगरौली जिले से आपका 82.5 डिग्री रेखा जो है तो गुजरती है। ठीक, तो ये कुछ बातें थी। हमने बातें की गोलार्ध की, हमने बातें की अक्षांश रेखा की, देशांतर रेखा की, कर्क रेखा की, और हमने बात कर ली मानक समय रेखा की। अब कुछ और बात करते हैं, थोड़ा सा कर्क रेखा के जिले आप देख लीजिए कौन कौन से जिले आते हैं। तो ये सेम बातें जो पीछे मैंने लिखी हैं वो सब लिखा हुआ है। 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ 82 डिग्री 44 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है। दूसरी बात, यहाँ कर्क रेखा के जिले दिखाए गए हैं। तो ये कर्क रेखा में 14 जिले आते हैं, काउंट कर लेते हैं अपन। नंबर 1 है रतलाम, नंबर दूसरा है उज्जैन, नंबर तीसरा है आगरमालवा, नंबर चौथा है राजगढ़, नंबर 5वां है सीहोर, 6वां है भोपाल, 7वां विदिशा, 8वां रायसेन, 9वां सागर, 10वां दमोह, 11वां जबलपुर, 12वां कटनी, 13वां उमरिया और 14वां शहडोल। इंटरनेट पर खूब ट्रिक्स मिल जाएंगी। रउआ, राशि, भवरा, सा, दम, जब, कटनी, उमरा, सा। एक मैंने जो देखी थी वो आपको बता दी, है ना। देख लेना, इनके पहले शब्द हैं इन सब जिलों के। क्या शब्द हैं, रा, ऊ से उज्जैन, आ से आगरमालवा, रउआ, रा से राजगढ़, राशि, सा से सीहोर, राशि, भवरा, भा से भोपाल, वा से विदिशा, रा से रायसेन, भवरा, सा से सागर, रउआ, राशि, भवरा, सा, दम, जब, कटनी, तो दम से दमोह, जब से जबलपुर, कटनी, उमरा, सा, है ना। तो ऊ से उमरिया, उमरा से उमरिया और सा से शहडोल। तो रउआ, राशि, भवरा, सा, दम, जब, कटनी, उमरा, सा रट्टा मार लेना। न याद हो तो आप तो मैप देख कर 10 बार देखोगे, याद हो जाएगा। ठीक, ट्रिक का सहारा मैं बहुत लेता नहीं और ना ही सलाह देता हूं किसी को लेना, एमपीपीएससी वाले विद्यार्थियों को खासकर। कारण आपको मेंस लिखना है, हर चीज याद होनी चाहिए। तो आप अलग से ट्रिक याद करोगे और फिर कंटेंट याद करोगे। क्यों दो चीजें करें, हम दिमाग में रखें ना हर चीज को, ठीक, वो ज्यादा काम आएगी। तो ये कर्क रेखा के 14 जिले हो गए, 14 जिलों से गुजरती है। एक और फैक्ट है कि भाई कर्क रेखा जो है वो आपके किस राज्य से गुजरती है, एक संभाग से गुजरती है। संभाग के जो 4 जिले हैं भोपाल के, राजगढ़, सीहोर, रायसेन और विदिशा, स्वयं भोपाल, 5 जिले हैं भोपाल संभाग में। तो ये पूरे संभाग से होकर गुजर रही है, ये एक खास बात है। ठीक, कि मध्य प्रदेश का जो भोपाल संभाग है उसके सभी जिलों से होकर जो आपकी कर्क रेखा है वो गुजरती है। स्वयं राजधानी से, हालांकि ये थोड़ा सा पॉइंट जो है इसका, शहर जो है भोपाल वो थोड़ा सा यहाँ पर किनारे है, इसी के जस्ट यहाँ पास से ही आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है वो आपकी कहाँ से, भोपाल राजधानी है वहां से गुजरती है। हालांकि एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स देखें तो 23.5 डिग्री पर एग्जैक्टली कोई शहर नहीं है, लेकिन बहुत ही माइनर से अंतर्स में आपके शहर हैं, जैसे कि रांची है, जैसे कि आपका अगरतला है, जैसे आपका भोपाल है, जैसे आपका गांधीनगर भी पास में है। तो ये कुछ जो जिले आपके राजधानियां हैं कुछ राज्यों की, वो लगभग कर्क रेखा के पास में स्थित है। ठीक, तो भोपाल भी उसमें एक है। तो ये इस तरह से हमने क्या देख लिया भाई, वापस से चलते हैं अपने पीछे, पॉइंट्स देखते रहे, बार बार दिमाग में रखना है ना, क्रमबद्धता। तो गोलार्ध देख लिया, अक्षांशीय विस्तार हमने देख लिया, देशांतरी विस्तार देख लिया, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा की स्थिति देख ली। आप किसकी बात करना है, हमको क्षेत्रफल की बात करना है। तो क्षेत्रफल भैया यहीं जान लो, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। ये है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर हमारा क्या है, क्षेत्रफल है। 308,252 ऐसा आप याद कर लेना, किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हम दूसरे राज्य हैं, राजस्थान पहले स्थान पर आता है और दूसरा हमारा
एमपी आता है। तो क्षेत्रफल कितना है ये बता देना साथ में, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश में दूसरे स्थान पर है, इस बात को भी इंगित कर देना। देन बात करें लंबाई और चौड़ाई की, तो लंबाई और चौड़ाई का क्या मतलब है यहाँ पर, ये जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण है ना, और ये पूर्व से पश्चिम की, तो उत्तर से दक्षिण का जो लंबाई हमारा सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिण बिंदु को यदि देखेंगे तो 605 किलोमीटर याद रखना। कितने किलोमीटर, 605 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम को आप याद रखना कितना, पूर्व से पश्चिम को 870 किलोमीटर। कितना याद रखोगे, 870 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण जो हमारी लंबाई है वो 605 है, और जो पूर्व से पश्चिम है वो 870 किलोमीटर है। आप इसको लंबाई चौड़ाई ऐसा कुछ मत कहो, है ना, आप तो सीधे कह देना कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ऐसा ही कहना, पर लिखने के लिए आप पॉइंट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपको लंबाई और चौड़ाई का ज्ञात हो गया। फिर अपन सीमांत जिलों को देख लेते हैं। सीमांत जिले मतलब जो उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी जिले हैं, ये मैप में ठीक से समझ में आ जाता है। ये देखो, ये हमारा पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला यहाँ लिखा हुआ है, ये सिंगरौली है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, अलीराजपुर है सबसे पश्चिमी जिला। सबसे उत्तरी जिला आपका मुरैना है, और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बुरहानपुर है। तो ये 4 जिले हैं जो कि सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिले हैं। सीमांत बिंदु या सीमांत जिले इनको कह सकते हैं आप। और इससे भी हमको कहीं ना कहीं स्थिति पता चलती। पैरा में आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का उत्तरतम जो जिला है वह मुरैना है, और इसके अलावा दक्षिणतम जो जिला है वह बुरहानपुर है, पूर्वी जो जिला है वह सिंगरौली, और सबसे पश्चिमी जिला जो है वो अलीराजपुर है। इस प्रकार से इन जिलों से लगभग कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सीमा डिसाइड होती है कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, इतना ही एमपी है, ठीक है। तो इस तरह से आप उसमें पैरा में यूज कर सकते हैं चीजों को। सीमांत जिलों के बाद बचा क्या, पड़ोसी राज्य। क्या बचा, पड़ोसी राज्य। तो आइए, पड़ोसी राज्य के लिए एक टेबल है, कितने स्टेट हैं आपको जब इस आंसर में लिखना हो तो स्टेट्स की बात करनी है खाली, कि 5 राज्य हैं जो हमारे मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, है ना। लेकिन जब हमको और देखना है, प्रीलिम्स की भी बातें देखना है, तो कौन कौन से जिले हैं, किन राज्यों से सीमा बनाते, वो सब हमको देखना है। तो अभी बस यहाँ के लिए, तो इस पॉइंट के लिए तो आप कितना याद कर लेना कि 5 राज्य जो कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हैं, ये राज्य हमारे मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं, यानी कि चारों ओर से मध्य प्रदेश को घेरे हुए हैं। ये हमारा पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। इससे स्थिति का ही पता चल रहा है ना। तो ये बिंदु थे हमारे किसके, भाई मध्य प्रदेश की स्थिति और उसके विस्तार के, कि मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है और कितना बड़ा है, ये बताने वाले पॉइंट्स ये थे। मेंस में इन पॉइंट्स को यूज करके पॉइंट्स डाल भी देना और डैश कर करके एक एक लाइन या कि 1.5 लाइन थोड़ा थोड़ा लिखना भी है आपको, तब जाकर 200 शब्द पूरा होगा। और एक चित्र बनाना है, एक मैप बनाना है, इस तरह का आप मैप बना दीजिएगा। जितनी चीजें साफ साफ स्पष्ट समझा पाए आप उतना ही डालिएगा कंटेंट बहुत है, सब मैप में भरने की कोशिश करोगे तो हौच पौच मच जाएगा, खिचड़ी लगेगा, है ना। तो खिचड़ी नहीं मचाना है, साफ और स्पष्ट चीजें दिखे, कम रहे लेकिन स्पष्ट रहे, राइट। तो ये बात मैप बनाते टाइम जरूर आप ध्यान रखिएगा। कहीं भी मैप बनाना हो, कहीं भी चित्र बनाना हो, तो इतना हौच पौच मत बता देना कि ज्यादा बताने के चक्कर में हम यही और स्मार्ट बन जाते हैं ना, वहीं तो दिक्कत हो जाती है। मेंस में कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमसे खूब बनते हैं। फ्लो चार्ट बनाना है, हमको 20 पॉइंट याद हैं, तो हमने 20 के 20 डालने की कोशिश की, अपनी विद्वता दिखाने की कोशिश कर दी, तो फ्लो चार्ट जो था वो मच गई खिचड़ी। तो एग्जामिनर वो एक भी पॉइंट उसको ऊपर ऊपर दिख ही नहीं पा रहा है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको भले 20 बनते हैं, आप मुद्दे के पॉइंट्स उठाओ और 6 पॉइंट आप इज्जत से लिख दो जो दूर दूर स्पष्ट दिख जाएं एग्जामिनर को, काम के पॉइंट्स, है ना। तो ये मेंस की कला है। मेंस इसलिए आपने सुना मेंस एक कला है, तो मेंस कला है वास्तव में, यही सब कला है। ज्ञान कई बार बहुत ज्यादा होता है, कई बार नहीं होता। अभी कुछ और बातें बताऊंगा कि जब हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, कम ज्ञान होगा, तब उसको कैसे भरना है। अभी तो ज्यादा ज्ञान है तो उसको कम कैसे करना है ये बता रहा हूं। तो ये एक आंसर कंप्लीट हुआ भाई हमारा, है ना। कौन सा आंसर, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और विस्तार की बातें, यही सब बातें हैं। अभी प्रॉपर सब लिखा हुआ है, इनको आप देख लीजिए। ये तो समझाने के लिए मैप वगैरह थे। ये चित्र एक बना है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। चारों ओर से राज्य कौन से हैं उनकी भी बातें यहाँ पर की गई हैं। ये देखो कर्क रेखा का अलग से स्लाइड है, इसमें कर्क रेखा गुजरती है 14 जिलों से। ये 14 जिले मैंने बता दिया आपको। भोपाल संभाग से, मतलब जितने भी जिले उसमें सभी से गुजरती है, यह आपको बता दिया। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश का छांसी विस्तार, देशांतरी विस्तार, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी जिले बता दिए, क्षेत्रफल बता दिया। सारी बातें लगभग मैंने कर ली है, ये सब स्लाइड्स में लिखा हुआ है। अब मैं बात कर रहा था अंतिम बिंदु की, पड़ोसी राज्यों की। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, ये हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़। पर इससे बस बात नहीं बनने वाली उस पॉइंट में, वहां के लिए मेंस में लिखते टाइम तो बन जाएगी, पर प्रीलिम्स में नहीं बनेगी। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं आपसे, तो उसको देख लीजिए आप।
देखो उत्तर प्रदेश राज्य है ना, और उत्तर प्रदेश जो राज्य है उससे हमारे मध्य प्रदेश के 13 जिले मिलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से मध्य प्रदेश के 13 जिले जो हैं वो सीमा बनाते हैं। कौन कौन से वो जिले हैं उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और ये याद कैसे होंगे, तो वो आपको नक्शा देखकर याद करना पड़ेगा, मतलब मानचित्र देखकर याद करना पड़ेगा, है ना। अभी के लिए तो मैं इनको रीड कर रहा हूं, मैप में भी दिखा दूंगा एक बार, लेकिन आप जब भी इसको पढ़िएगा याद करिएगा वो मैप से याद करने की कोशिश कीजिएगा। खाली नोट्स देखकर आप रट्टा मारोगे तो ये जिले भूल जाएंगे। और एक क्रम से याद कीजिएगा, ये क्रम से ही लिखा है मैंने कि मुरैना से शुरू किया है, फिर भिंड है, फिर दतिया है ना, और फिर शिवपुरी, अशोकनगर, ये क्रम से ही है आपका, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर मैं जा रहा हूं। तो आप भी मिलाते चलिए, यदि आपके पास अटलस हो, ऐसा चित्र हो, मैप आपके पास हो तो। मुरैना है, भिंड है, दतिया है, शिवपुरी है, शिवपुरी की पूर्वी सीमा आपकी यूपी से मिलती है, ललितपुर झांसी से। अशोकनगर है, सागर है, छतरपुर है, निवारी जिला है, टीकमगढ़ है, पन्ना है, सतना है, रीवा है, मऊगंज है। भाई एक तो याद ही भूल गया था, है ना। यहां पर एक और बढ़ा दो भाई, 14 कर दो। मऊगंज नया जिला है, बन गया है, नोटिफिकेशन जारी है, सब कुछ हो चुका है, कलेक्टर है, एसपी सब बन चुके हैं, तो कोई परेशानी नहीं है। ये घोषणा बस नहीं है, ये बन चुका है प्रॉपर। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डेटा चेंज करना पड़ेगा, और यहां पर 13 की जगह कितना करना पड़ेगा, 14 जिले करना है। मऊगंज भी आपका छूता है, सीमा बनाता है आपके यूपी से, और एक सीधी नहीं बनाता, ये ध्यान रखना, सिंगरौली बनाता है। सिंगरौली 14वां जिला हो जाएगा। इस तरह से 14 जिले यूपी को छूते हैं हमारे मध्य प्रदेश के। वे कौन से जिले हैं उनको भी आपको ऐसे कंठस्थ करना है। देन बात करें अपन राजस्थान की, तो राजस्थान के 10 जिले हैं। एक तो संख्या भी याद रखना और दूसरी चीज जिले भी याद रखना। तो वो कौन से जिले हैं, मुरैना है, श्योपुर है, शिवपुरी है, शिवपुरी का पश्चिमी भाग, गुना है, राजगढ़, आगर, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। तो ये अब बहुत बड़ी सी बात नहीं है, तरीका है, 2 राज्यों को उठाकर मैंने बता दिया। अब ये स्लाइड आपको अपलोड कर दी जाएगी तो इजीली मिल जाएगा। महाराष्ट्र से 9 जिले हैं, मतलब हमारे मध्य प्रदेश के 9 जिले हैं जो महाराष्ट्र से सीमा बनाते हैं। 2 जिले हैं हमारे एमपी के जो गुजरात से सीमा बनाते हैं, और 7 जिले हैं वो छत्तीसगढ़ से सीमा बनाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, कई लोग 6 बताते हैं। मंडला की सीमा लगती है, निर्वाचन विभाग की साइट में मैंने देखा है, मंडला का जो मैप है उससे आराम से छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों से सीमा उसकी बनते हुए दिखाई गई है। तो नक्शे कैसे भी चल रहे हैं आपके मार्केट में, आप ध्यान रखना, मंडला जो है छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। इस कारण से छत्तीसगढ़ से 6 नहीं, छत्तीसगढ़ से 7 जिले सीमा बनाते हैं। इस बात का जरूर आप ख्याल रखना, ये डाउट वाला बात था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इन जिलों को याद कर लीजिएगा। कैसे याद करेंगे, एक मैप उठाना इस तरह का, और आप याद कर लेना अच्छे से कि जैसे यूपी से कौन से सीमा बनाते हैं जिले हमारे, तो ऐसे याद करना कि ये मुरैना रहा, ये भिंड है, ये दतिया है, ये शिवपुरी है, ये अशोकनगर है, सागर है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज और आपका सिंगरौली। तो इस तरह से 14। सेम इसी तरह से आपका सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट, 1 2 3 4 5 6 7 जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ से सीमा बनाते हैं। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे, तो बहुत बड़ी बात नहीं थी प्यारे बच्चों। तो जो हमारा एक क्वेश्चन था और जो हमारा एक जो सामान्य जानकारी समझने वाली बात थी एमपी की, वो हमने लगभग क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। ठीक, कुछ बातें हैं जो सामान्य परिचय में और की जा सकती हैं, लेकिन वो चर्चा वहीं पर करेंगे। जैसे कि कैपिटल की बात कर लेना, जो राजकीय प्रतीक वगैरह हैं उनकी बात कर लेना, ये सब सामान्य परिचय में ही आता है। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको कि मैं सिर्फ यहाँ भौगोलिक बातें करूंगा, है ना। भूगोल हम स्टार्ट कर रहे हैं एमपी के, इसलिए उसकी बात कर रहे हैं। जब पॉलिटी की बात करें तो फिर पॉलिटी के दृष्टिकोण से कि पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, पहले राज्यपाल कौन थे, ये सबकी चर्चा एक ओवरऑल करूंगा मैं पॉलिटी जब पढ़ाना शुरू करूंगा, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। यह भी भौगोलिक रूप से आपका सामान्य परिचय एमपी का कंप्लीट हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन भी इससे बता दिया मैं, मेंस का कैसे बन सकता है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और विस्तार पर टिप्पणी लिखिए, उस पर लेख लिखिए, कुछ भी करिए पर लिखिए। पॉइंट्स भी बता दिए हैं कौन सी याद करना है। प्रीलिम्स की बातें मैंने आपको बता दी कि क्या करना है। ठीक, कल से क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन है पर आपका समय बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा। क्वेश्चन भी आपको बताते चलेंगे साथ में क्लास के ही कि प्रीलिम्स में भी कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे यदि टॉपिक से, तो उनको उठाया करूंगा मैं। सभी क्वेश्चन बताने का इतना समय भी फिर ज्यादा लग जाएगा आपके लिए। ठीक, तो चलिए, क्लास यदि पसंद आई हो भाई तो बताना है आपको, कमेंट करके बताना है, लाइक करके बताना है, ताकि और बेहतर किया जा सके आपसे, है ना। आप जितना सपोर्ट करेंगे उससे 10 गुना ज्यादा हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट है वो उपलब्ध कराएंगे, है ना। तो
ज्योग्राफी जो स्टार्ट हुआ एमपी का, धैर्य रखिए, धीरे धीरे टॉपिक वाइज हम सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। डेली ये क्लासेस रहेंगी, ये ध्यान रखना है, और लाइव रहेंगी। कल से कोशिश करेंगे कि आपसे जुड़ भी जाएं हम सीधे सीधे, तो आपके जो डाउट्स हैं उनको भी कंप्लीट कर सकें आप। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर।